नाम एक दिन में नहीं बनता, अगर ठान लो तो एक दिन जरूर बनता है। तो इस ह्यूज मोटिवेशन के साथ गाइस तैयारी आपकी कंटिन्यू रखो। रेगुलर बेसिस पर मतलब कंसिस्टेंटली आपकी तैयारी रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि नाम एक दिन में नहीं बनेगा। आपको रेगुलरली पढ़ाई करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, कंटिन्यूअसली डेली टारगेट्स जो आपने सेट किए हैं उसको अचीव करते चलो। एक दिन आईएएस का एग्जाम जरूर निकलेगा, नाम आपका जरूर बनेगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और इसी पर्टिकुलर ह्यूज मोटिवेशन के साथ आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। लाइक का टारगेट है, 300 लाइक्स का टारगेट है। फटाफट अभी के अभी लाइक का बटन हिट कर दो गाइस, और टारगेट अपन अचीव करेंगे। और आप जब लाइक का बटन हिट करते हो तो मुझे ह्यूज मोटिवेशन मिलता है आपके लिए रेगुलरली लेक्चर्स बनाने का। तो लाइक जरूर हिट करना गाइस। और खबरी पॉडकास्ट पर इसका आप ऑडियो लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं। झा सर एकेडमी करके चैनल है खबरी पॉडकास्ट पर, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 13 फरवरी 2021 का लेक्चर है गाइस, ये करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और स्पेशली सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, राइट। और यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज को अपन कवर करते हैं, और जितने भी करंट अफेयर्स के सोर्सेस हैं सभी से न्यूज को कवर किया जाता है। तो अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे लेक्चर्स को, और जो भी लेक्चर्स के दौरान मैं इंस्ट्रक्शंस आपको देता हूं उसको आप रिलीजियसली फॉलो करेंगे, तो आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन की बात मैं यूं ही नहीं करता हूं, इसके बकायदा प्रूफ देता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रूफ चेक करो आप। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले मैंने जो भी टॉपिक्स कवर कराए उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए। इवन अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीपीसीएस का भी प्रूफ जो है वो आप चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी, राइट। और आज की जो टॉपिक्स जो कवर करने जा रहे हैं अपन, तो पेपर 1 से नेशनल मॉनसून मिशन के टॉपिक को देखेंगे, और उसके बाद फिर एक कम्युनिटी न्यूज में हमें देखने को मिली है कोच राजवंशी, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर पेपर 2 के टॉपिक्स में नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन की बात करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में जो कि कोरोना वायरस के समय पर जो स्कूल्स बंद थे उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट देखने को मिली है। फिर उआपा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की बात करेंगे। फिर मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडो पैसिफिक की थोड़ी सी बात करेंगे। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन के बारे में फिर डिस्कस करेंगे। तो इतने टॉपिक्स पेपर 2 के हैं। फिर पेपर 3 के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे मेरी सहेली इनिशिएटिव के बारे में, फिर आईएनएस विराट के बारे में, फिर फर्नेस ऑयल के बारे में, फिर डिस्कशन करेंगे नेशनल रिसर्च सेंटर जो मखाना का है उसके बारे में बात करेंगे। तो इतने टॉपिक्स आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूंगा इसकी पीडीएफ पेड पैकेज की फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, हैंडआउट नोट्स मिलते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है रिवीजन के लिए, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र और मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको सैंपल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर सैंपल की लिंक भी आपको मिल जाएगी। और कोई भी मतलब कुछ भी चीज अगर आपको पेड पैकेज से रिलेटेड मुझसे पूछनी है तो आप 9713282838 ये मेरा नंबर है। ध्यान रहे इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। और आप फेसबुक पर भी इवन मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नाम को सर्च करके कमलाक्ष झा सर्च कीजिएगा। फेसबुक पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब फटाफट लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पेपर 1 की शुरुआत करेंगे सबसे पहले। तो मॉनसून मिशन गाइस, इस टॉपिक की बात करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं क्लियरली आपको एक चीज बता देता हूं इस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक में सिंपली सिर्फ एक ही चीज है कि हमारी कंट्री के अंदर हम लोग बेटर सिस्टम क्रिएट कर सकें वेदर फोरकास्टिंग के, राइट। और ये सिस्टम जो होने चाहिए वो अलग अलग तरीके के होने चाहिए। एक तो शॉर्ट रेंज वाले कि 1 से लेकर 10 दिन के पीरियड में वेदर कैसा होगा उसकी जानकारी हमें एडवांस में मिल जाए। उसके अलावा 10 से लेकर 30 दिन यानी कि 1 महीने के पीरियड में वेदर जो है वो कैसा होने वाला है उसकी पहले से जानकारी मिल सके, राइट। और तीसरा सीजन की पूरे सीजन में वेदर कैसा होगा उसकी जानकारी मिल सके। तो कुल मिलाकर नेशनल मॉनसून मिशन का सिर्फ एक ही फोकस है कि हम लोग ऐसे मॉडल्स, ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करें जिससे कि हमें पहले से ही एडवांस में पता लग जाए कि वेदर जो है वो कैसा है, राइट। अब वेदर अगर कैसा होगा उसके बारे में जानकारी जब मिलेगी तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा किसानों को होगा कि किसान प्रॉपर तरीके से क्रॉप्स मैनेजमेंट कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू वेदर, राइट। इसके अलावा दूसरी और भी चीजें आप जोड़ सकते हो इसमें, जैसे कि टूरिज्म सेक्टर में भी इसमें बेनिफिट होने वाला है
क्योंकि एक एरिया पर, जैसे कोई एक एरिया है जहां पर टूरिस्ट को विजिट करना है और उसको पहले से पता लग जाए कि वहां का वेदर कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी तैयारी करेंगे ना। जैसे कि आप लोग भी हो, आप लोग भी कहीं पर भी कभी कुछ विजिट करने जाते हो, किसी जगह पर जाते हो, तो एक ना एक बार तो आप ये देखते होगे कि यार वहां का मौसम कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी तैयारी करते हो, है कि नहीं। तो ये सब चीजें तो आप मेंस में ये सब चीजें लिंक करके उसमें मेंशन कर सकते हो। बाकी नेशनल मॉनसून मिशन में सिर्फ एक छोटी सी चीज है। अब मैं आपको इस आर्टिकल के बारे में बता देता हूं, हालांकि ये आर्टिकल थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसलिए आपको अभी पूरा आर्टिकल बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि एक तो ये पहला टॉपिक है, दूसरी बात कुछ स्टूडेंट्स अपने साथ रेगुलरली जुड़ते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स को तो पता है मेरे पढ़ाने का तरीका, बट जो नए जुड़ रहे हैं उनको, क्योंकि ये पहला टॉपिक आ गया है तो इसलिए बताना जरूरी नहीं। तो स्टूडेंट जो है वो सोचेंगे कि यार इन्होंने तो आधा अधूरा पढ़ा के जो है वो आगे नेक्स्ट टॉपिक में चले गए। नहीं गाइस, यहां पर मैं एक टॉपिक की आपको प्रॉपर अप्रोच जो है वो प्रोवाइड कराता हूं कि एक टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। तो ये मेरा काम होता है। आप कुछ कुछ ऐसे आर्टिकल्स देखोगे, आप कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स आप देखोगे न्यूज में जो कि बहुत लंबे चौड़े होते हैं, बट उसमें उसका जो सार होता है वो मुश्किल से 1 या 2 लाइन का होता है। तो मेरा काम वही है कि इसमें जो काम की चीज है वो मैं आपको बता देता हूं, बट ये पूरा आर्टिकल मैं अभी आपको बताने वाला हूं, आप खुद समझ जाओगे कि इसमें सिर्फ एक ही चीज है काम की, वो ये है कि वेदर प्रेडिक्शन के बारे में बात की जा रही है, बस और कुछ नहीं है। हम लोग बेटर सिस्टम जो है वो डेवलप कर सकें, जिससे कि और बेटर तरीके से हम लोग वेदर को प्रेडिक्ट कर सकें। तो और कुछ नहीं है इसके अंदर, राइट। बट फिर भी बताऊंगा मैं, क्योंकि पहला टॉपिक है, नए स्टूडेंट नहीं तो सोच लेंगे अरे यार ये तो स्किप कर देते हैं। ध्यान से सुनो। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इन्फॉर्म किया है राज्यसभा को नेशनल मॉनसून मिशन के बारे में, दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में था, तो ये चीज अपने काम की नहीं है। इसके अलावा नेशनल मॉनसून मिशन के अंदर हमें क्या चीज देखने को मिलती है, तो मिनिस्ट्री जो है ये डेवलप करती है स्टेट ऑफ द आर्ट वेदर एंड क्लाइमेट प्रिडिक्शन मॉडल्स। वेदर और क्लाइमेट प्रिडिक्शन मॉडल को डेवलप करने का काम होता है इस मिशन के अंडर, राइट। और आज की डेट में ऑपरेशनल में है, ये उपयोग में हम लोग को देखने को मिल रहा है इस प्रकार के मॉडल्स वगैरह, और इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली जारी हम लोग को देखने को मिल रही है। मॉडल के अंदर 3 चीजों पर मेनली फोकस किया गया है। पहला तो शॉर्ट रेंज से लेकर मीडियम रेंज की तैयारी हमें करनी है वेदर प्रेडिक्शन की, कि 1 से लेकर 10 दिन के पीरियड जो है उसमें कैसा वेदर आने वाले समय में होने वाला है उसकी जानकारी पहले से मिल जाए। इसके अलावा एक्सटेंडेड रेंज 10 से लेकर 30 दिन के पीरियड में वेदर कैसा होगा उसकी जानकारी हासिल करना सिस्टम की मदद से। फिर सीजनल रेंज यानी कि पूरे के पूरे सीजन में वेदर कैसा होगा उसकी बेटर जानकारी प्रोवाइड कराना सिस्टम की मदद से। इसके टारगेट्स क्या क्या है, इसके टारगेट सिर्फ सिंपल से वही है जो मैंने अभी आपको बताया, अगेन रिपीटेड, कि मॉनसून मिशन मॉडल के उपयोग से प्रिडिक्शन सिस्टम डेवलप करना, एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू पता लग सके अलग अलग टाइम स्केल में, जैसे कि सीजनल, एक्सटेंडेड रेंज, शॉर्ट रेंज प्रिडिक्शन, वही मैंने अभी आपको बताया। सीजनल के बारे में बात करी, एक्सटेंडेड रेंज के बारे में मतलब 10 से लेकर 30 दिन, शॉर्ट रेंज यानी कि 1 से लेकर 10 दिन के पीरियड में वेदर कैसा होगा उसकी जानकारी मिल जाए। इसके अलावा इनिशिएट एंड कॉपरेट द वर्किंग पार्टनरशिप बिटवीन इंडियन and foreign institutes to develop a system for the prediction of extremes and climate application। अब दूसरे पॉइंट में, दूसरे पैरा में ये वाली बात कर दी कि हमें फॉरेन कंट्रीज के साथ, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर जो है कोलैबोरेट करके, कोऑर्डिनेट करके एक अच्छा सिस्टम तैयार करना है। कौन सा सिस्टम, जो कि एक्सट्रीम और क्लाइमेट एप्लीकेशन की प्रेडिक्शन जो है वो कर सके, राइट। तो ये चीज है। इसके अलावा डेवलप करना है और इंप्लीमेंट करना है एक ऐसे सिस्टम को, क्लाइमेट एप्लीकेशन के ऐसे सिस्टम को जिसके थ्रू जो सोशल इंपैक्ट जैसे कि एग्रीकल्चर, फ्लड फोरकास्ट, एक्सट्रीम इवेंट्स फोरकास्ट, विंड एनर्जी एटसेट्रा, राइट। तो ऐसी चीजों पर भी हम लोग को प्रेडिक्शन करते हुए चलना है, राइट। क्लाइमेट चेंज की, कि बाढ़ आ रही है तो उसके बारे में भी पहले से बता दिया जाए, तो हर एक एरिया को कैप्चर करना। जो मैंने भी आपको टूरिज्म वाली चीज बताई थी ना, वही चीज यहां पर तीसरे पॉइंट में मेंशन है। इसके अलावा एडवांस डेटा एसिमुलेशन सिस्टम फॉर प्रिपेयरिंग हाई क्वालिटी डेटा फॉर मॉडल प्रिडिक्शन। अब देखो, एक बार कहीं पर बाढ़ आ गई, अब बाढ़ आने के पीछे का क्या कारण था, वेदर का क्या कारण था, तो वो पूरा रिकॉर्ड कर दिया, नोट डाउन कर दिया। अब ये जो डेटा है, ये जो रिकॉर्ड किया कि एक बार कहीं पर बाढ़ आई और उसके पीछे वेदर जो है, मौसम जो है वो जिम्मेदार था, तो वो पूरी जानकारी उसमें फीड कर दी कि यार ये ऐसे इस तरीके का मौसम था, इस मौसम ने बाढ़ को प्रोवोक कर दिया, बाढ़ आ गई, राइट। अब क्या होगा, आने वाले समय में उसी डेटा का उपयोग किया जाएगा। जैसे कि अगर आने वाले समय में किसी क्षेत्र पर वैसे ही कुछ वेदर की स्थिति उत्पन्न होती है, तो पुराने डेटा की मदद से जो है वो व्यवस्था करवा दी जाएगी आगे, या फिर आगे प्रिडिक्ट कर लिया जाएगा कि यार इस प्रकार की संभावना एक एरिया पे बन सकती है अगर ऐसा कुछ वेदर हो रहा है तो उस तरीके का एसिमुलेशन या उस तरीके की एनालिटिक्स के ऊपर जोर दिया गया। तो ये इसका टारगेट हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा मेजर अचीवमेंट हम लोग को नेशनल
मॉनसून मिशन के क्या देखने को मिले पिछले 3 सालों में? एक तो हम लोगों ने सेटअप कर दिए हैं प्रिडिक्शन सिस्टम्स को, एडवांस प्रिडिक्शन सिस्टम को। किस चीज के लिए? वही सेम चीज जो पहले मैंने आपको बताई थी, वो वेरी शॉर्ट रेंज से लेकर मीडियम रेंज तक के पीरियड के लिए, और उसके अलावा एक्सटेंडेड रेंज के पीरियड के लिए, सीजनल प्रिडिक्शन के लिए। मतलब 1 से 10 दिन के पीरियड वाले सिस्टम भी हमारे पास हैं जो जानकारी देते हैं, वेदर फोरकास्टिंग जो है वो बताते हैं, प्रिडिक्शन कर देते हैं 10 दिन में कैसा मौसम होगा। उसके अलावा 10 से लेकर 30 दिन यानी कि 1 महीने के पीरियड की भी जानकारी मिल जाती है हमें, और फिर पूरे सीजन की भी हमें जानकारी मिल जाती है। तो ऐसे एडवांस सिस्टम हम लोगों ने ऑलरेडी सेटअप किए हुए हैं। तो ये सक्सेस है पिछले 3 सालों में नेशनल मॉनसून मिशन का। इसके अलावा हम लोगों ने सेटअप कर दिया है, स्टैब्लिश कर दिया है ग्लोबल एनसेम्बल फोरकास्ट सिस्टम को, राइट, शॉर्ट और मीडियम रेंज प्रिडिक्शन पर्पस के लिए, कि 12 किलोमीटर के रेंज में वेदर किस प्रकार का होगा, क्या क्या घटनाएं उस वेदर के कारण घट सकती है, तो उसकी पूरी जानकारी हम लोग इस सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये है गाइस जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। इसमें सिंपल सी सिर्फ यही बात याद रखना प्रिडिक्शन की, और वो 3 पॉइंट्स याद रखना सिस्टम्स के, राइट, कि मॉडल जो है वो 3 कैटेगरीज के ऊपर बेस्ड है जो कि काम कर रहा है। एक तो मतलब 1 से लेकर 10 दिन, फिर 10 से लेकर 30 दिन, फिर पूरे सीजन की फोरकास्टिंग करेगा, राइट, क्लियर बात है। कूच राजबोंगशीज, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखो डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि कूच राजबोंगशीज जो है वो क्या है? तो ये एक समुदाय है, एक कम्युनिटी हम लोग को देखने को मिलती है। कहां पर पाई जाती है ये कम्युनिटी? तो ये कम्युनिटी पाई जाती है नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में। जैसे कि अगर अपन बात करें आज की डेट में आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल और बिहार, और इवन बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के कुछ पार्ट्स में ये कम्युनिटी जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है, कोच राजबोंगशीज, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को मेनली थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और कोच बंशीज कम्युनिटी जो है वो अभी टॉपिक न्यूज में इनका देखने को मिला था, और ये कम्युनिटी की जड़ें हम लोग को देखने को मिलती है कामता किंगडम से। और कामता किंगडम जो है वो फैला हुआ था आसाम, वेस्ट बंगाल और आसपास के क्षेत्र में। मेडिवल पीरियड में ये रूल करता था कामतापुर से, और कामतापुर जो है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र का भी हमें देखने को मिलता था। इंडिपेंडेंस के बाद जो प्रिंसली स्टेट कूच बिहार जो हम लोग को देखने को मिलती थी वो वेस्ट बंगाल का पार्ट बन गई। और फिर मैंने आपको बताया कि आज की डेट में ये जो कूच राजबोंगशीज जो कम्युनिटी है आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के कुछ पार्ट्स में हम लोग को देखने को मिलती है। वेस्ट बंगाल में 33 लाख से ज्यादा इनकी कम्युनिटी हम लोग को नजर आती है, यानी कि 33 लाख से ज्यादा इनके लोग हैं, मेंबर्स हैं इस कम्युनिटी के। और ज्यादातर नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में ये हम लोग को देखने को मिलते हैं, और आसाम में इनका बहुत ह्यूज प्रेजेंस हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक, और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब गाइस पेपर 2 की न्यूज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिमाइंड कराना चाहता हूं, एक बार चेक कर लीजिए कि आपने लाइक का बटन हिट किया है कि नहीं अभी तक। अगर नहीं किया है तो गाइस प्लीज लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा। टारगेट जो है वो आपका 300 लाइक्स का है आज का। फटाक से लाइक का बटन सिर्फ एक बार हिट करना, नहीं तो स्टूडेंट बोलेगी सर हम इतने खुश हो गए लेक्चर देख के कि हमने तो 4 बार लाइक का बटन हिट कर दिया है। 4 बार करोगे तो एक बार लाइक दबाओगे तो दब जाएगा, दूसरी बार करोगे तो हट जाएगा, फिर करोगे तो फिर लग जाएगा, फिर चौथी बार करोगे तो फिर हट जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो एक ही बार बस लाइक का बटन हिट करो जब तक वो ब्लू कलर का नहीं दिखाई देता है आपको। तो देखो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की बात करेंगे, यानी कि सेकेंड पाइपलाइन की अपन बात करेंगे नॉर्ड स्ट्रीम की। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आपके जो स्टडी रूम है वहां पर जो बड़ा सा वर्ल्ड मैप आपने लगाया हुआ है, आप जरा वहां पर जाइए और लोकेट करिए पोलैंड को, जर्मनी को, स्वीडन को। तो आप देखेंगे कि पोलैंड, जर्मनी और स्वीडन के बीच में आपको एक समुद्री एरिया दिखाई देगा, राइट, पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहीं से ही एक लाइन जो है वो बिछाई जा रही है और प्लानिंग चल रही है, और नॉर्ड स्ट्रीम फर्स्ट वाली पाइपलाइन तो ऑलरेडी डल चुकी है, दूसरी पाइपलाइन भी जो है वो लगाने की बात की जा रही है। और ये जो पाइपलाइन है नेचुरल गैस की पाइपलाइन है। रशिया जो है वो नेचुरल गैस प्रोवाइड करा रही है यूरोपियन नेशंस को, राइट, जैसे कि जर्मनी हो गई, तो जर्मनी को रशिया जो है वो नेचुरल गैस जो है वो प्रोवाइड करा रही है इस पर्टिकुलर पाइपलाइन के थ्रू, नॉर्ड स्ट्रीम के थ्रू, राइट। और जर्मनी के अलावा जर्मनी के थ्रू दूसरी जो यूरोप के जो कंट्रीज हैं तो वहां तक भी ये नेचुरल गैस जो है वो जा रही है। तो कुल मिलाकर ये जो पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, ये किससे रिलेटेड है? तो सिंपल सी चीज ध्यान में रखना, रशिया इस पाइपलाइन से यूरोपियन नेशन को नेचुरल गैस प्रोवाइड कराती है। ऑलरेडी नॉर्ड स्ट्रीम फर्स्ट पाइपलाइन अवेलेबल है, अभी दूसरी पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हुआ है, राइट। तो इसको लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो गुस्सा जाहिर किया एक प्रकार से, क्योंकि आप जानते हैं कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो जानी दुश्मन है। अब क्या हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स का कहना यह है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं रशिया के ऊपर नेचुरल गैस को लेकर इतनी ज्यादा डिपेंडेंट होती जा रही हैं कि आगे चल के रशिया जो है वो
पूरी तरह से अपनी मोनोपोली जो है वो इन कंट्रीज के ऊपर क्रिएट कर देगा नेचुरल गैस के मामले में। तो कहा जा रहा है ये यूरोपियन कंट्रीज को कि रशिया के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट मत हो, क्योंकि हम जानते हैं अच्छे से कि यूनाइटेड स्टेट्स रशिया से चिढ़ता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा यूरोपियन कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में था। अब मैं आपको ओवरऑल बताता हूं कि पूरा टॉपिक है क्या। इसमें सिर्फ ये 2-3 काम की फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया। एक तो ये पाइपलाइन के बारे में, राइट, और दूसरी वो रशिया वाला जो चीज मैंने आपको बताई कि यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया की बन नहीं रही है, तो इसको चलते यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ने यूरोपियन कंट्रीज को इन्फ्लुएंस किया कि रशिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहा है। तो देखो यहां पर बताया जा रहा है कि यूएसए और जर्मनी के बीच में टेंशन जो है वो बिल्डअप हो रही है इस नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के कारण, राइट, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्ट जो है वो दोबारा से शुरू हो गया, कामकाज इसका दोबारा से शुरू हो गया इस पाइपलाइन पर। 2015 में आपको बता दें गई इसकी गाज़प्रोम और 5 और यूरोपियन एनर्जी फर्म्स इन्होंने डिसाइड किया था कि ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है वो बनाएंगे और इस पर खर्चा आएगा 11 बिलियन यूएस डॉलर का। 1200 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन जो है वो उस्तलुगा जो रशिया के अंदर है और जर्मनी में जो हम लोग को ग्रीफ्सवाल्ड देखने को मिलता है, यानी कि एक जगह है, तो रशिया से जर्मनी तक जो है ये पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और इस पाइपलाइन के थ्रू 55 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस हर साल जो है वो रशिया से जर्मनी में लाई जाएगी और जर्मनी से फिर दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में ये पहुंचाई जाएगी। और ये पाइपलाइन जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन हम लोग को देखने को मिल रही है और नॉर्ड स्ट्रीम 1 सिस्टम जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और ये दोनों पाइपलाइन जब बनकर तैयार हो जाएंगी, एक तो ऑलरेडी है अभी, जब दोनों बन जाएंगी तो 110 बिलियन क्यूबिक मीटर्स की गैस जो है वो हर साल जर्मनी में रशिया से आएगी। पाइपलाइन कंट्रोवर्शियल क्यों है, तो मैंने आपको वाले एक फेज बता ही दिया कि क्यों जो है वो कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से क्रिटिसिज्म ये सामने आ रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है उसके कारण यूरोप टोटली रशिया के ऊपर नेचुरल गैस पर डिपेंडेंट हो जाएगी, यानी कि नेचुरल गैस के मामले में टोटली जो है वो यूरोप रशिया के ऊपर डिपेंडेंट होने वाली है। और इवन आज की डेट की भी बात करें गाइस तो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है वो ऑलरेडी 40% तक अपनी नेचुरल गैस की नीड्स के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो ये चीज है, तो ये मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ने इस पर थोड़ी रोक लगाने की बात करी है, बट जर्मनी को ये पाइपलाइन का सौदा जो है वो फायदेमंद लगता है, तो जर्मनी कंटिन्यू कर रही है। तो इसको लेकर जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स की रिलेशन जो है वो थोड़े से हैम्पर होंगे, तो उसको लेकर ये टॉपिक था। बट आपको मेन जो फैक्ट्स मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताया ना, सिर्फ उतना ही याद रखना, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन की बात हो रही है। जो खेत के अंदर हम लोग देखते हैं ना अलग अलग मशीनरीज वगैरह का जो आज की डेट में उपयोग किया जा रहा है, राइट, तो ये बताया जा रहा है कि और भी ज्यादा मशीनरीज का उपयोग खेतों में किया जाए, जिसके चलते प्रोडक्शन जो है वो एनहेंस कर सके हम लोग, क्योंकि खेतों में अगर प्रॉपर वेल इक्विप्ड मशीनरीज वगैरह होंगी तो किसानों का काम भी आसान हो जाएगा और अच्छा प्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। तो ये चीज है। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी इसी के बारे में, इसी मुद्दे के बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सरकार ने पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन दी है कि फार्म मैकेनाइजेशन को प्रमोट किया जाए, राइट, और स्पेशल डेडिकेटेड स्कीम इससे रिलेटेड है, SMAM, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। तो ये एक स्कीम है जो कि इंट्रोड्यूस करी थी सरकार ने सन 2014-2015 में। इस स्कीम का मेन मकसद ये है कि किसानों को, जो छोटे और मार्जिनल किसान जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो इनको फार्म मशीन का एक्सेस मिल सके और काफी सस्ती रेट में फार्म मशीन इनको मिल सके। इवन कस्टम हायरिंग सेंटर्स भी स्टैब्लिश किए गए हैं जहां पर किसान अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग भाड़े पर ले सकते हैं इस प्रकार की मशीन, जैसे ये ट्रैक्टर हो गया और भी काफी सारी चीजें इसमें हम लोग को देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार की मशीन्स वगैरह। तो किसान, छोटे किसान जो है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भाड़े पे ले सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं इन सब मशीन्स को, राइट। एक हब क्रिएट करने की बात की जा रही है, हाईटेक और हाई वैल्यू फार्म इक्विपमेंट की, और मतलब एक्चुअली ये सब चीजें ऑलरेडी हो गई हैं और काम भी चल रहा है अलग अलग जगहों पर, राइट। इसके अलावा फार्म मशीनरी बैंक्स वगैरह, और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स और मशीन्स को, राइट, इंडिविजुअल फार्मर्स को, यानी कि अलग अलग फार्मर्स को दिया जा रहा है सब्सिडी रेट में, यानी कि कम पैसों में उनको अच्छी बेटर मशीनरी प्रोवाइड की जा रही है, जिससे कि इन मशीन्स के उपयोग से वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकें अपने फार्म की, राइट, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके फार्म में। और इवन इस चीज के लिए SMAM के लिए, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, या फिर इन जनरल एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के लिए इस साल के बजट में 2021 और 2022, इस वाला नहीं, मतलब जो आने वाला अप्रैल से जो शुरू होगा, उसके बारे में भी थोड़े समय पहले ही अपन ने डिस्कशन किया था। तो अभी जो बजट है
इसमें 1050 करोड़ रुपए फार्म मैकेनाइजेशन के लिए एलोकेट किए गए हैं। पिछले साल के मुकाबले ये ज्यादा है, राइट। और फार्म मैकेनाइजेशन या एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्योंकि प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स की इंक्रीज कर देता है, राइट। तो सिंपल सी ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई टॉपिक मेंस में आता है तो आप ये फार्म मैकेनाइजेशन वाला क्लॉज भी जरूर मेंशन कीजिएगा। अब गाइस आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के समय पर जो स्कूल्स बंद थे उसके कारण स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, यानी कि पढ़ाई लिखाई का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, राइट। एजुकेशन में बहुत नुकसान हुआ है। बट अब एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करने जा रहे हैं जिसको आप जरूर से जरूर मेंस में उपयोग कीजिएगा। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके थ्रू पता लग रहा है कि आज की डेट में जो स्कूल्स रीओपन हुए हैं तो उसमें यह चीज सामने पाई जा रही है कि स्टूडेंट्स ने जो लॉकडाउन से पहले पढ़ा था, जो स्टूडेंट्स ने जो पढ़ाई करी थी अपनी प्रीवियस क्लासेस में लॉकडाउन से पहले, वो सब चीजें भी स्टूडेंट्स भूल गए, बच्चे भूल गए, राइट। तो ये चीज थोड़ी सी सामने आ रही है। इसमें फाउंडेशनल एबिलिटीज क्या होती है ये आपको मैं समझाऊंगा और इसी चीज को आप मेंस में उपयोग करेंगे। तो देखिए अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया है एक फील्ड स्टडी कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के समय पर स्टूडेंट्स पर क्या असर हम लोग को देखने को मिला है, राइट, स्पेशली एजुकेशन पर्सपेक्टिव से। और स्टडी का जो ये टाइटल रखा गया है वो है लॉस ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक, महामारी के दौरान सीखने का नुकसान। तो ये इसका टाइटल है। और बताया जा रहा है कि बच्चे जो हैं उन्होंने तो रेगुलर करिकुलर लर्निंग्स को तो मिस किया ही किया, बट ये भी देखने को मिल रहा है कि वो प्रीवियस ईयर्स में, पिछले सालों में उन्होंने जो अपनी पढ़ाई करी थी वो भी वो भूलते गए हैं और बहुत सारी चीजें वो ऑलरेडी भूल चुके हैं और वो भी काफी सिंपल सी बेसिक चीजें वो बच्चे भूल चुके हैं। और इसमें टीचर्स को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चों को पुरानी चीजें रिकॉल करवाने में, क्योंकि टीचर को अब ज्यादा एफर्ट जो है वो लगाने पड़ रहे हैं स्कूल्स के अंदर बच्चों को जो पुराना जो वो भूल चुके हैं उनको दोबारा से याद दिलाना और नई चीज कवर करवाना। तो उसमें टीचर्स का भी बहुत टाइम लग रहा है, राइट। तो ये चीज सामने देखने को मिली है। और ऑन एन एवरेज 92-92% बच्चे क्लास सेकेंड से लेकर क्लास 6 तक के ये एटलीस्ट एक स्पेसिफिक फाउंडेशनल एबिलिटी को भूल चुके हैं लैंग्वेजेस में जो कि उन्होंने प्रीवियस ईयर्स में एक्वायर करी थी। और मैथमेटिक्स के मामले में 82% बताया जा रहा है कि वो पुरानी चीजें भूल चुके हैं। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि मैथमेटिक्स के मामले में जो सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है या फिर सिंगल या 2 डिजिट नंबर्स को आइडेंटिफाई करने की जो चीजें हम लोग को देखने को मिलती है तो वो ऐसी चीजें बच्चे भूल चुके हैं पुरानी। और फाउंडेशनल एबिलिटीज यही होता है कि फर्दर लर्निंग के लिए, यानी कि आने वाली पढ़ाई को, यानी कि मतलब फर्दर चीजों को सीखने के लिए जो बेसिक्स जो होती हैं, राइट। क्योंकि देखो जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूं जब तक आपके कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको चीजों के बारे में अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने रहते हैं तब जाकर तो आपको चीजों को आगे वाली पढ़ाई आप कर सकते हो। जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहला काम क्या होता है, 6th से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी को पढ़ना। ये हर जगह आपसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी से आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होते हैं और जैसे ही एक बार आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गए तो आप फिर एडवांस बुक्स को कवर करते हो। जैसे कि पॉलिटी के मामले में लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के मामले में जीसी लियोंग, तो ऐसे ही आप एडवांस बुक्स को कवर करते हो फिर, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है और ये फाउंडेशनल एबिलिटीज यही कॉन्सेप्ट की बात करता है कि आने वाली पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए बेसिक्स जो होता है प्रीवियस का, यानी कि क्योंकि एक एक स्टेप करके ही आप पढ़ाई अपनी आगे बढ़ते हो। 6th में आपको बेसिक मिलता है, 7th में थोड़ा सा एडवांस, फिर 8th में थोड़ा सा एडवांस। बट अगर 8th क्लास के जो बच्चे हैं वो अगर 7th और 6th क्लास में जो उन्होंने पढ़ा है वो चीज भूल जाएंगे तो फिर 9th क्लास की स्टडी कैसे कर पाएंगे या फिर 8th क्लास को कैसे पास कर पाएंगे, ये वाली चीज भी है ना, क्योंकि उनके लिए तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा, राइट, चीजों को ग्रैप्स करना, क्योंकि पुराना वो भूल चुके हैं। तो ये एक इशू बहुत बड़ा आ गया है और इसमें टीचर जो है ये बड़े परेशान हो रहे हैं क्योंकि टीचर्स को और भी ज्यादा टाइम चाहिए। अब एक तो उनको करेंटली जो चल रहा है वो तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, साथ ही साथ जो लॉस हुआ है वो भी कवर कराना है। बट अब एक चैलेंज ये सामने आ गया है कि पुराना जो बच्चे भूल गए वो भी टीचर्स को कवर कराते हुए चलना है। तो ये एक बड़ी चीज हम लोग को देखने को मिली है। और बाकी बताया जा रहा है कि इन्होंने एक सजेशन भी दिया है रिपोर्ट में कि बच्चों की छुट्टियां जो है वो कैंसिल कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब इससे बच्चे जो है बहुत चिढ़ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो ये छुट्टियां कैंसिल करने वाला या वेकेशन कैंसिल करने वाला तो ठीक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें तो स्टूडेंट जो है बहुत गुस्से में आ जाएंगे फिर एकदम, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो है उसको तो छुट्टी की ही वो रहती है ना, वेट। जैसे कि हर एक आप आज की डेट में आप जॉब्स वगैरह करते होंगे तो आपको अपने वीकेंड का वेट रहता है कि यार वीकेंड आ जाए जल्दी से, जिससे कि मैं और जो भी स्टूडेंट जॉब में है तो वो ये चीज रिलेट कर पा रहे होंगे कि वीकेंड आ जाए तो यार मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग पार्टी करो, राइट। ये कभी मत सोचना कि मैं ये कहने वाला हूं कि वीकेंड आ जाए यार पार्टी करेंगे दोस्तों के साथ। टाइम नहीं है आपके पास पार्टी वार्टी करने का, राइट। पार्टी कर लेना जब आईएएस आईपीएस बन जाओ। तो जो भी जॉब वाले हैं वो ये सोचते हैं और नहीं सोचते तो सोचना शुरू कर दो कि वीकेंड आ जाए
तो यार मैं एटलीस्ट 7 8 10 घंटे पढ़ लूं जितना मैंने पूरे हफ्ते भर नहीं पढ़ा है। तो ये अप्रोच आपको रखनी है सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए या एग्जामिनेशन। सिर्फ यार 1 1.5 साल की बात है, अगर पार्टी नहीं करोगे, दोस्तों के साथ घूमोगे नहीं तो कुछ हो नहीं जाएगा। 1 1.5 साल के बाद जब आईएएस बन जाओगे ना, तब घूमते रहना जिंदगी भर, जो घूमना है जो करना है कर लेना, सब चीज आपके लिए अवेलेबल रहेगी, पूरे दरवाजे आपके लिए ओपन हो जाएंगे हर तरीके के, राइट। तो वो पहले 1 से 1.5 साल 2 साल का सेक्रीफाइस कर लो अच्छे से, और सेक्रीफाइस का मतलब प्रॉपर सेक्रीफाइस होता है, क्योंकि जो सेक्रीफाइस करते हैं उन्हीं को सक्सेस मिलती है। तो सेक्रीफाइस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसलिए अभी मस्तीखोरी जितनी भी कर रहे हो सब छोड़ छाड़ दो, एग्जामिनेशन पर मेनली फोकस करो, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी यहां पर भी, राइट। अपन ने बात करी इसके बारे में, फाउंडेशनल एबिलिटीज, ये जो चीज है जो मैंने आपको अभी समझाई, इसको जरूर मेंस में आप उपयोग करिएगा, ठीक है। अब आगे की बात करें, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट उआपा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार ये टॉपिक रिपीट हुआ है, और कल के दिन मैंने आपको एक अलग से सेपरेट लेक्चर जो है इस टॉपिक का, उआपा का, ये प्रोवाइड करा दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है जाकर देख लेना, सिंपली यूट्यूब के सर्च कॉलम पे आपको सर्च करना है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसके आगे सिर्फ मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष, KAMLAKSH। जो भी सर्च लिस्ट में सबसे पहला वीडियो होगा आपका वो यही वाला मिल जाएगा, आपको चेक कर लेना एक बार कि करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष अपना यूट्यूब चैनल है कि नहीं है, मतलब उसी पे ही है कि नहीं है ये वाला वीडियो, क्योंकि उसी पे होगा तो ही अपना है, वरना फिर अपना नहीं होगा। बाकी आप लोग तो मेरी आवाज पहचान जाओगी, राइट। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सितंबर में टॉपिक कवर कराया हुआ था, तो उसी की क्लिप मैंने एक अलग से सेपरेटली आपको प्रोवाइड करा दी है। वो इसलिए क्योंकि जो टॉपिक सब रिपीट हो रहा है, मैं सोच रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आपको ये भी ना बोलूं कि यार उस फलाना वालाना वीडियो में लेक्चर में जाकर देख लो, मैं तो सिंपली बस ये बोलूं कि ये टॉपिक को बस आप देख लो, पेपर 2 की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो आप, या फिर डायरेक्टली सर्च कर लो। तो ये पूरा एक सेपरेट टॉपिक मैंने इस प्रकार से आपको देने पर अब विचार कर रहा हूं मैं, राइट। तो अभी ये देखो उआपा का टॉपिक न्यूज में क्यों आया था वो मैं आपको समझा देता हूं। तो 2019 की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, जो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा कंपाइल की गई थी, उसके थ्रू पता लगा है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो कि अरेस्ट किए गए थे उआपा के केस में, यानी कि उआपा के थ्रू उनको बुक किया गया था, तो वो टोटल 5,922 लोग थे जो कि 2016 और 2019 के बीच में अरेस्ट किए गए थे। इनमें से मात्र 132 लोग ही कन्विक्टेड यानी कि दोषी पाए गए, और बाकी लोग दोषी नहीं थे। तो मात्र 132 लोग ही, या फिर आप कह सकते हो कि 2.2% ही सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस हम लोग को देखने को मिले थे, बाकी नहीं मिले, राइट। क्योंकि उआपा को काफी ज्यादा उआपा को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि कई बार मंत्री वगैरह जो है वो अपनी पर्सनल दुश्मनी को निकालने के लिए किसी व्यक्ति को उआपा के थ्रू बुक करके अरेस्ट करवा लेते हैं, राइट। क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग इसमें हम लोग को रूल्स देखने को मिलते हैं, या नियम इसके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। इसमें आसानी से इंसान को जो है वो बरी नहीं हो पाता इंसान, अगर टेक्निकली अगर करना चाहे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जेल में बंद, तो वो 6 महीने तक पुलिस जो है वो जेल में बंद कर सकती है। आप वो वाला टॉपिक पढ़ लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा उआपा का, जिन स्टूडेंट्स को नहीं हुआ है, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो वो रिलेट कर गए होंगे, राइट। तो ये वाली चीज थी। इसके अलावा 2019 की ही अगर अपन बात करें तो सेडिशन के तहत, जो सेडिशन आईपीसी के सेक्शन 194A में हमें देखने को मिलता है, उसके तहत 96 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिनमें से सिर्फ 2 ही गिल्टी पाए गए और बाकी 29 लोगों को बरी कर दिया गया। तो ये एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें उआपा का जिक्र था, तो इसलिए उआपा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उआपा पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पूरा का पूरा A to Z कवर कराया हुआ है। अब बात करते हैं मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 के बारे में। ये वाला भी एक टॉपिक रिपीटेड है, 26 सितंबर 2020 को मैंने ये टॉपिक कवर कराया था, बट उस समय ये जो बिल है इससे रिलेटेड लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी। अब जो मैं आपको पूरा कवर कराने जा रहा हूं इस बिल के बारे में, पूरी की पूरी चीजें होंगी, उससे बाहर का आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अब देखो, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल, पोर्ट यानी कि बंदरगाह हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो हमारी कंट्री का जो बंदरगाह है उसको वर्ल्ड क्लास बनाने का मेन एम इस पर्टिकुलर बिल का है, और राज्यसभा के अंदर अभी रिसेंटली ये बिल पास हुआ है, दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में था। आपको इस बिल के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये बिल जो है वो किस लिए है, क्या करेगा ये बिल। तो सबसे पहली चीज तो हमारी कंट्री के जो बंदरगाह है उनको वर्ल्ड क्लास का बनाएगा। कैसे बनाएगा वर्ल्ड क्लास का? कि वहां पर वेरियस फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, जैसे कि अगर शिप आता है बंदरगाह में तो शिप से तुरंत सामान निकालने के लिए प्रॉपर मशीनरीज होनी चाहिए, प्रॉपर क्रेन्स होना चाहिए, प्रॉपर वेयर हाउस होना चाहिए जहां पर सामान रखा जा सके, प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए कि जहां पर ट्रक जो है वो तुरंत खड़े रहें और तुरंत सामान निकाल के ट्रक पे भर दिया जाए, जिससे कि सामान जो है वो देरी ना हो पहुंचने में हमारी कंट्री के अंदर, जिस भी डेस्टिनेशन पर उसको पहुंचना है तो बिल्कुल देरी ना हो, तुरंत ही तुरंत जो है वो पूरा काम हो। कस्टम डिपार्टमेंट यहां पर अवेलेबल हो जो कि तुरंत ही तुरंत जो है वो क्लियरेंस कर दे सामान का, जांच पड़ताल करने के बाद,
राइट तो ये इस पर्टिकुलर बिल का फोकस है। तो अब इन डेप्थ में आपको थोड़ा सा समझाऊंगा हर एक चीज इस बिल से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस बिल के अंदर जो पोर्ट अथॉरिटीज यानी कि पोर्ट में जो ऑफिशियल्स ऑपरेट करते हैं, पूरे पोर्ट को मैनेज करते हैं, तो उनको पावर देने की बात की जा रही है कि वो अपना डिसीजन खुद से ले सकें। ये बिल रिप्लेस कर रहा है मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 को। इस बिल का एम और ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा यह है कि डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, मतलब कि हर एक व्यक्ति जो पोर्ट में काम कर रहे हैं, जो ऑफिशियल काम कर रहे हैं, वो भी डिसीजन जो है वो ले सके, उनके पास भी डिसीजन मेकिंग पावर हो। राइट तो ये इस पर मेनली फोकस किया गया है। और यहां पर प्रोफेशनलिज्म को लाने की बात की जा रही है। मेजर पोर्ट्स के गवर्नेंस के लिए प्रोफेशनलिज्म को लाने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जिनको ज्ञान है पोर्ट को मैनेज करने का, उनको इंक्लूड किया जाए, जिसके चलते हमारा पोर्ट जो है वो बेस्ट टू बेस्ट जो है वो बन सके। राइट इसके अलावा फास्टर और ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग पर फोकस किया जा रहा है। फोकस किया जा रहा है कि सरकारी मॉडल जो अभी तक चलता आ रहा था पोर्ट्स में, उसको हटाकर लैंडलॉर्ड मॉडल का उपयोग किया जाएगा। और ये जो लैंडलॉर्ड मॉडल है, ये पूरे दुनिया भर में आज की डेट में प्रैक्टिस में है। राइट लैंडलॉर्ड मॉडल, तो ये चीज भी आप लोग को थोड़ी सी इसके बारे में पता होनी चाहिए, इसका आइडिया होना चाहिए। और लैंडलॉर्ड मॉडल क्या है, मैं आपको थोड़ी देर से इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। और कुछ की फीचर्स की बात करें इस बिल के, तो सबसे पहली चीज तो बोर्ड क्रिएट किया जाएगा मेजर पोर्ट अथॉरिटीज का बोर्ड। राइट और हर एक मेजर पोर्ट का अलग अलग बोर्ड होगा। और बोर्ड जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं पोर्ट ट्रस्ट को, जो कि अभी तक के कानून में 1963 के कानून के अकॉर्डिंग जो पोर्ट ट्रस्ट है अभी तक जो ऑपरेट करते थे पोर्ट्स को, तो उसको हटाकर अब बोर्ड ऑपरेट करेंगे पोर्ट्स को। राइट और बताया जा रहा है कि बोर्ड के अंदर एक चेयरपर्सन होंगे और डिप्टी चेयरपर्सन होंगे, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। और किस बेसिस पर अपॉइंट किया जाएगा, तो सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर इन्हें अपॉइंट किया जाएगा। अब यहां पर रोक कर मैं आपको यह चीज बताना चाहता हूं कि यहां पर एक बड़ा लूप होल है इस बिल के अंदर। लूप होल यह है कि सिलेक्शन कमेटी जो सरकार को रिकमेंड करेगी कि इन्हें फलाना फलाना व्यक्ति को चेयरपर्सन या डिप्टी चेयरपर्सन बना दो, तो वो सिलेक्शन जो कमेटी है उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि उस कमेटी के अंदर कौन मेंबर्स होने वाले हैं। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। हालांकि थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा अभी कि लूप होल में क्या है। तो अभी मैंने अभी ये सिलेक्शन कमेटी आया तो अभी कभी बता दिया कि इसके बारे में प्रॉपर इस बिल ने जानकारी नहीं दी कि इस सिलेक्शन कमेटी में कौन मेंबर्स होंगे। इसके अलावा यहां पर बताया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट या जो भी राज्य है, जहां पर भी जिस भी स्टेट के अंदर वो पोर्ट होगा मेजर पोर्ट, तो उस स्टेट गवर्नमेंट के भी मेंबर्स इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के मेंबर शामिल होंगे। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के मेंबर क्यों शामिल है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि पोर्ट जो है अब उस पर सामान आएगा या वहां से उस पोर्ट तक सामान लेकर आना है, तो उसमें रेलवेज का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। ट्रेन की मदद से ही अलग अलग जगह से सामान आएगा अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो, या फिर अगर हमने कोई सामान इंपोर्ट किया है तो वो ट्रेन में लद कर हमारी कंट्री में जाएगा अलग अलग डेस्टिनेशन जगह पर जहां पर भी उसको जाना है। राइट तो उसके लिए रेलवेज की तो जरूरत है ही। और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि पोर्ट है, उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी भी रखना मतलब करने का जिम्मा हमारा है ना, तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कस्टम डिपार्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही तो कस्टम डिपार्टमेंट के तो ऑफिशियल्स यहां पर मौजूद होंगी, इनके मेंबर्स तो यहां पर होंगे। साथ ही साथ बोर्ड के अंदर 2 से 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे। 2 मेंबर इनमें से हम लोग को देखने को मिलेंगे जो कि मेजर पोर्ट अथॉरिटीज के जो एम्प्लॉइज हैं उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं थोड़ा सा पॉज करके आपको बताना चाहता हूं अपन ने स्टार्टिंग में क्या बात करी थी, डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग के ऊपर ये बिल बेस्ड है। तो अपन क्या देख रहे हैं यहां पर, मतलब नीचे लेवल तक भी लोग जो है वो उस बोर्ड में शामिल है, जैसे कि एम्प्लॉइज उस बोर्ड के अंदर जो उस पोर्ट के अंदर उस बंदरगाह में जो एम्प्लॉइज कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनकी तरफ से भी 2 मेंबर्स मौजूद होंगे जो कि उनका पक्ष रखेंगे बोर्ड में। तो क्या हो रहा है कि हर लेवल पर हम देख रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस हम लोग को नजर आ रही है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का एक मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो इस बिल के अंदर है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप ये पूरे मेंबर्स के नाम शामिल कर सकते हैं। स्पेशली इसमें ये वाली चीज मेंशन कर सकते हैं कि यहां पर एम्प्लॉइज के भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस बोर्ड के अंदर 2 मेंबर्स को रखने की बात की गई है एम्प्लॉइज की तरफ से। राइट तभी तो 2 मेंबर एम्प्लॉइज की तरफ से होंगे, तो एम्प्लॉइज के भी डिसीजन जो है उनको महत्व दिया जाएगा इस बोर्ड के अंदर। राइट तो डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस इस बिल के अंदर हमें देखने को मिल रही है। राइट इसके अलावा आगे की बात करें, इसमें 1 मेंबर ऐसे होंगे जो कि मतलब डायरेक्टर की रैंक के नीचे के नहीं होने चाहिए, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड्स के पास किस प्रकार की पावर होगी, तो बोर्ड क्या कर सकती है,
पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए, बंदरगाह के डेवलपमेंट के लिए अपनी मर्जी से उसको कितना फंड उपयोग करना है, कौन सा एसेट, कौन सा सामान लेकर आना है, किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है जो कि उनको फिट लगे मेजर पोर्ट के लिए, तो वो पूरी चीज कर सकते हैं, राइट। तो अपनी अकॉर्डिंग उस पूरे पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए काम करने का जो पूरा जो डिसीजन लिया जाएगा वो बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। तो इतनी बड़ी पावर इस बोर्ड के पास हम लोग को देखने को मिलती है। और रूल्स भी बना सकती है बोर्ड, जैसे कि उस बोर्ड के अंदर कैसी एक्टिविटीज होंगी, किस प्रकार की सर्विसेज होंगी, उनसे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बनाने का जिम्मा भी बोर्ड के पास है। इसके अलावा बोर्ड में किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो है वो लाई जाएंगी, राइट। जैसे कि अगर नया पोर्ट स्टैब्लिश करना है, सेटअप करना है उसी के पास, या फिर उस पोर्ट को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, जेटीज वगैरह लेकर आना है, तो ये पूरी चीजें जो है डेवलप करने को लेकर भी रूल्स रेगुलेशन बना सकती है ये बोर्ड। साथ ही साथ जैसे कि कोई कुछ सामान है या कोई शिप वगैरह जो है उनसे अगर कुछ चार्जेस नहीं लेना है, एग्जेम्प्ट करना है कुछ चार्जेस, या कुछ चार्जेस उनके ऊपर लगाना है, तो उसका भी डिसीजन पूरा का पूरा बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। इसमें एक एडजुडिकेटरी बोर्ड भी हम लोग को देखने को मिल रही है। एडजुडिकेटरी बोर्ड जो है वो अपॉइंट की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये रिप्लेस कर रही है टैरिफ अथॉरिटी को, जो कि 1963 के कानून के तहत हमें देखने को मिली थी। इसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर और 2 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। एडजुडिकेटरी बोर्ड का काम क्या होगा, तो इसका देखो एडजुडिकेटरी नाम से समझ में आ रहा है, इसका मेन काम क्या है कि डिस्प्यूट्स वगैरह जो होंगे जितने भी, जैसे कि अगर मेजर पोर्ट्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर बेस अगर कुछ, मतलब क्योंकि ये पूरा जो पोर्ट है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लैंडलॉर्ड मॉडल जो है उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली भी बात की जा रही है, राइट। तो जैसे कि कोई प्राइवेट कंपनी है, उसके साथ कुछ अगर इशू हो गया, विवाद हो गया, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम इस एडजुडिकेटरी बोर्ड का होगा। और साथ ही साथ टैरिफ अथॉरिटी जो कार्य करती आ रही थी अभी तक, हमें देखने को मिल रहा था 1963 के कानून के तहत, तो वो जो टैरिफ अथॉरिटी के काम ही पूरे के पूरे एडजुडिकेटरी बोर्ड जो है वो करेगी। साथ ही साथ कोई स्ट्रेस्ड पीपीपी प्रोजेक्ट है, यानी कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसको रिव्यू करने का काम भी जो है वो किया जाएगा एडजुडिकेटरी बोर्ड के द्वारा। साथ ही साथ क्या क्या कंसर्न्स हम लोग को इस बिल से रिलेटेड देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहली बात तो इसमें प्राइवेटाइजेशन को ये इनकरेज करने वाली है, राइट, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं काफी ज्यादा, तो उसको लेकर चिंतित है। और मैंने आपको बता ही दिया कि लूपहोल यही है कि कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है कि मतलब सिलेक्शन कमेटी जो है वो कौन सी होगी, जो कि केंद्र सरकार को रिकमेंड करेगी कि चेयरपर्सन जो है वो कौन होनी चाहिए, या डेप्यूटी चेयरपर्सन जो है वो किसको अपॉइंट किया जाएगा, एडजुडिकेटरी बोर्ड का या फिर इस बोर्ड का, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब देखो लैंडलॉर्ड मॉडल क्या होता है, इसको बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। सिंपल सी चीज है और कुछ नहीं है। लैंडलॉर्ड मॉडल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जो भी किराए पे घर पे रहते हैं हम लोग, तो क्या बोलते हैं कि हमारा लैंडलॉर्ड है यार, वो उसको पैसे देने पड़ेंगे। मतलब जो ओनर जो होता है वो कौन होता है, लैंडलॉर्ड होता है, राइट। अब वैसे जैसे कि एग्जांपल लो आपकी, जैसे कि मैं हूं, मैंने कोई एक पर्टिकुलर शॉप को किराए पे ली, ठीक है, शॉप को किराए पे ली। अब जिसकी वो जगह है, जो ओनर है उस जगह का, उसने मुझे क्या बोला कि मैं किराए पे तो दूंगा, रेंट पे तो दूंगा, बट ये रेंट जो होगा वो शेयर के ऊपर बेस्ड होगा कि आप जितना भी बिजनेस करोगे इतना फलाना परसेंटेज जो भी डिसाइड करेंगे तो वो मैं लूंगा। तो मैं मान गया उसके पास, क्योंकि उसकी जगह यार पॉश एरिया पे है, मैं मान गया। अब मैंने अपना बिजनेस करना शुरू किया। अब जो ओनर है वो क्या करेगा, वो रेगुलेट करेगा। किस प्रकार से रेगुलेट करेगा, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर होगा। ये देखेगा कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं वो प्रॉपर तरीके से कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली मैं जो कमाऊंगा उसका शेयर उसके पास भी जाएगा ना। जैसे कि मैंने उससे शॉप तो ले ली रखने के लिए कि यार कि मेरा जितना भी इनकम होगी उसका शेयर मैं आपको दूंगा, बट अगर मैं शॉप को बंद कर रहा हूं, ज्यादा समय तक काम ही नहीं कर रहा वहां पर, तो ऑब्वियस बात है कि वो चटकेगा ना आके कि यार तुम ढंग से काम करो, तो वो मेरे ऊपर रेगुलेट करेगा कि यार, क्योंकि उसको भी पता है कि यार मैं ढंग से काम नहीं करूंगा तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो क्या होगा, शेयर नहीं जाएगा, पैसे मैं उसको नहीं दे पाऊंगा, है ना, तो उसकी कमाई नहीं हो पाएगी। तो कुछ इसी प्रकार का खेल यहां पर भी है इस लैंडलॉर्ड मॉडल के अंदर, जो कि पोर्ट्स में हम लोग को देखने को मिलेगा। जो हमारे बंदरगाह है ना, वहां पर एक प्राइवेट कंपनी को अपॉइंट कर दिया जाएगा कि प्राइवेट कंपनी पूरी देखभाल करेगी प्रॉपर तरीके से पूरे बंदरगाह की, और उस पर निगरानी रखेगी हमारी सरकार, राइट, हमारे पब्लिक ऑफिशियल्स पूरी निगरानी रखेंगे प्रॉपर तरीके से कि वो प्राइवेट कंपनी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही। और प्राइवेट कंपनी जितना बिजनेस करेगी उस पोर्ट में, उसका शेयर जो है वो मिल जाएगा मतलब सरकार को। तो ये इसी मॉडल के ऊपर बेस्ड, लैंडलॉर्ड मॉडल के ऊपर बेस्ड ये मेजर पोर्ट्स का मैनेजमेंट डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज है गाइस सिंपल सी, जिसके बारे में आपको बस एक आइडिया होना चाहिए, राइट। तो ये था पूरा टॉपिक इस बिल से रिलेटेड। होपफुली अच्छे से क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अब गाइस इंडो पैसिफिक की बात करेंगे, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र आपने मैप में देखा ही है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र को मैप के अंदर।
इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन का जो क्षेत्र जो हम लोग को देखने को मिलता है, इंडो पैसिफिक का। तो देखो अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में यूनाइटेड स्टेट्स का, और कहा है कि इंडिया जो है वो उभरती हुई पावर है इस क्षेत्र में, मतलब इंडियन ओशियन और पैसिफिक क्षेत्र में इंडिया उभरती हुई पावर है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, और इंडिया एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम कर रही है। तो ये सब बड़े बड़े शब्द जो इंटरनेशनली यूनाइटेड स्टेट्स ने जो फेंके हैं, राइट, तो उससे क्लियर बिल्कुल है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाह रहा है, इंडिया को मोटिवेट करना चाह रहा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के पास इंडिया के अलावा और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पार्टनरशिप करने का, क्योंकि हम जो है वो एक पावरफुल कंट्री के तौर पर बन चुके हैं इस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। और यूनाइटेड स्टेट्स को चाइना को काउंटर करना है, तो यूनाइटेड स्टेट्स की प्लानिंग है कि इंडिया को अपने साथ लेते हुए चलो, एंड वी नो अबाउट इट। जैसे कि यार होता नहीं है, आपने भी देखा होगा कई बार, जैसे कि आप अभी अपनी तैयारी कर रहे हो, लगकर आप अपनी तैयारी कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली मेंबर्स को कुछ होंगे रिश्तेदार वगैरह जिनको पता लग गया कि आप यार दिन रात तैयारी करते रहते हो। अब थोड़े स्टार्टिंग में तो उनको लगा होगा है ये कहां से आईएएस आईपीएस की तैयारी करेंगे, पर फिर उन्होंने जब बाद में दूसरी तीसरी विजिट में आपको देखा, आपके हाव भाव थोड़े चेंज हो गए, आप बिजी रहने लगे अपनी पढ़ाई में, फिर क्या होगा, उनको लगने लगे कि अरे यार इसका तो सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपकी तरफ उनका जो नेचर होता है वो चेंज हो जाता है। और जिस दिन तो सिलेक्शन हो गया उस दिन तो पूछो ही मत यार, आपके जो रिश्तेदार होंगे वो बिल्कुल एकदम घनिष्ठ बन जाएंगे आपके, कि यार हमें तो पता था यार कि हमारी जो बेटी है या हमारा जो बेटा है ये तो बनेगा ही बनेगा या बनेगी बनेगी। तो इस प्रकार का रिएक्शन जो होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है लोगों का। तो वही चीज है, और फिर लोग क्या करते हैं, एकदम से वो करने लगते हैं, प्रशंसा करने लगते हैं, अरे वाह यार, मतलब हम तो जानते ही थे यार तुम तो ऐसे हो जाओगे, हम तो ऐसे, मतलब हमें पता ही था यार तुम तो निकाल ले जाओगे एग्जाम को। या फिर जब आप अपनी अभी भी तैयारी कर रहे होगे, अभी भी कुछ लोग वो करते होंगे कि भाई यार देख भूल मत जाना यार सिलेक्शन के बाद, और तू तो बिल्कुल निकाली, मतलब मोटिवेट करते हैं, बातों से चढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स भी हमें, इंडिया को बातों से चढ़ाने की कोशिश कर रहा है इंटरनेशनली, कि जिससे कि हम जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का हाथ पकड़ते हुए चाइना को काउंटर करने में यूनाइटेड स्टेट्स की मदद करें। क्योंकि आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की बन नहीं रही है, राइट, बहुत सालों से और बहुत समय से। अब वो क्यों नहीं बन रही है, डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में भी हार्श पॉलिसी रही है यूनाइटेड स्टेट्स की चाइना के अगेंस्ट, और अभी भी हम लोगों को इसी प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती है, बट कम लेवल पर, डोनाल्ड ट्रंप के कंपैरेटिवली कम लेवल पर ही देखने को मिलेंगी। बट आपको मैं इतनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स क्यों चाइना के अगेंस्ट हम लोग को देखने को मिल रही है, या फिर क्यों कोशिश कर रही है कि यार चाइना को काउंटर करना है या चाइना को रोकना है। ये इसलिए कर रही है क्योंकि चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बहुत अच्छे से पता है यूनाइटेड स्टेट्स को। यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो आने वाले समय को पहचान लिया है, और हम भी जानते हैं इवन कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक ऐसा इनिशिएटिव है चाइना का जिसके थ्रू चाइना 3 कॉन्टिनेंट के ऊपर आने वाले समय में राज करेगा। अब 3 कॉन्टिनेंट के ऊपर राज करने का सीधे सीधे मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स की जो वो इमेज है ना सुपर पावर की, वो गिर जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप जब आईएएस का एग्जाम क्रैक कर जाओगे, आईएएस बन जाओगे, अब आईएएस बनने के भी बाद आपका एक स्ट्रगल रहेगा कि आप कलेक्टर की पोस्ट पे आ जाओ, क्योंकि कलेक्टर राजा होता है, राइट, और उस पोस्ट पर भी आने के लिए कुछ थोड़े से काम वाम करने होते हैं, राइट। तो आपका हमेशा से वही एक नजरें रहेंगी कि जल्दी से जल्दी आपको कलेक्टर की पोस्ट जो है वो मिल जाए, जल्दी से जल्दी आप कलेक्टर अपॉइंट हो जाओ, क्योंकि आईएएस बनने के बाद भी आप बहुत सारी अलग अलग चीजों पे इन्वॉल्व रहोगे, अलग अलग कार्य करोगे, बट कलेक्टर की पोस्ट जैसी आपको मिल जाएगी, डीएम की पोस्ट एक डिस्ट्रिक्ट की आपको जैसी मिल जाएगी, मजा आ जाएगा आपको, राइट, और आप पावर में चले जाओगे। फिर जैसी वो डीएम की पोस्ट छिनेगी तब क्या होगा, आपको पता है कि यार ये डीएम के जो जलवे हैं ये कुछ सालों के, और जैसे ही छिन जाएंगे तो जितनी भी चकाचौंध जो है ना वो वापस से बैठ जाएगी। बट इतनी भी नहीं बैठती है यार, आईएएस होता है, राइट, बट फिर भी वो जो कलेक्टर और वो आईएएस वाली जो कहानी होती है ना वो थोड़ी सी डिफरेंस ही हो जाती है। ये में भी शायद आपको अपने से काफी सारे लोग को शायद पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पढ़ाई करते रहो, आने वाले समय में पता लग जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली बनना तो आईएएस है ना, या आईपीएस है जो भी। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर यूनाइटेड स्टेट जो गद्दी पे बैठा हुआ है आज की रेट में सुपर पावर की, उसकी जो गद्दी है उसकी वैल्यू कम होने वाली है आने वाले समय में, राइट, क्योंकि उसको पता है कि चाइना 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर कंट्रोल करेगा, मोनोपोली सेटअप कर देगा, फिर यूनाइटेड स्टेट्स को कोई पूछेगा भी नहीं 3 कॉन्टिनेंट के ऊपर, राइट, और जलवे जो होंगे वो सिर्फ चाइना के ही होंगे। तो इस चीज पर थोड़ा सा यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इनसिक्योर्ड है, और इसको लेकर वो चाह रहा है कि मतलब इंडिया जो है वो पार्टनर बन जाए, उसका बहुत अच्छा घनिष्ठ पार्टनर बन जाए, जिससे कि वो चाइना को जो है वो काउंटर कर सके। और यही चीज यहां पर बताई गई है कि आइडिया यही है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो आज की रेट में बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस हम लोग को चाइना का देखने को मिल रहा है इंडियन ओशियन रीजन पे, राइट, तो इसमें
सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, कॉमर्स पर्सपेक्टिव से काउंटर करने की उसको बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ही ज्यादा नीड है। इस क्षेत्र पे स्टेबिलिटी बनानी है। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ स्ट्रॉन्गर जो टाइज हो रहा है, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पोस्चर है इंडियन ओशियन क्षेत्र पर, उसको ये एनहांस कर रहा है, बढ़ा रहा है, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी काउंटर कर रहे हैं चाइना को, और हमारे साथ जब ये सुपर पावर जो आज की डेट में है यूनाइटेड स्टेट्स, अगर वो हमारे साथ जो है वो मिलती है, हमारे साथ दोस्ती बनाती है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इससे हमारा भी इवन फायदा ही है। हमें पता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स आज की डेट में हम लोग को जो खुश करने के लिए जो अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है, उसके कारण हम लोग जानते हैं कि वो भी चाह रहा है कि हम जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर काम करें, और हम भी इवन खुद ब खुद भी चाह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स हमारे साथ काम करें। मतलब कहानी यही है, तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाता हूं, आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइन, राइट। तो वो चीज हम लोग को जो कहानी देखने को मिलती है वो इसी प्रकार की है कि दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि हमारे भी टर्म्स अच्छे नहीं है चाइना के साथ, एंड वी ऑल्सो नो अबाउट इट कि चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो आने वाले समय में बहुत बुरी स्थिति जो है वो इवन इंडिया के मार्केट के लिए भी खराब कर सकती है, राइट। आगे की बात करें, और लॉन्ग टर्म विजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नेशनल इंटरेस्ट को लेकर भी ये चीज हम लोग को इंडियन ओशन क्षेत्र पर जो है वो काम करना यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और चाइना जो है उसका प्रेजेंस मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया इंडियन ओशन क्षेत्र पर, जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, और जो जियो पॉलिटिकल रीच जो बढ़ती जा रही है उसकी एशिया और दूसरे एरियाज पे, वो इसलिए मैंने आपको 3 कॉन्टिनेंट्स की बात और जिक्र इसीलिए किया क्योंकि ये पूरी जो चीजें जो अभी आज की डेट में इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स आज की डेट में इस क्षेत्र पर देखने को मिल रही है, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से रिलेटेड ही है। और मैक्सिमम जितने भी इश्यूज आएंगे इस क्षेत्र में, जहां पर भी इंडिया, यूएसए, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब कंट्री, जापान, ये सब कंट्री जब इन्वॉल्व होंगी, तो आप देखना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने पर ही फोकस किया जाएगा, राइट। क्वाड कंट्रीज जिसके बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इवन, राइट। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा यहां पर फोकस करना है कि जो ट्रेड जो होना चाहिए वो स्टेबल ट्रेड हो, राइट, प्रॉपर रूल बेस्ड ऑर्डर में हो, और नेविगेशन की फ्रीडम हो, रोका टोकी ना हो किसी की, प्रॉपर फ्री फ्लो रहे ट्रेड का, फ्री ट्रेड रहे, राइट। तो ये चीजें जो है जिसकी आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए, जो मैंने आपको पर्टिकुलरली पॉइंट्स बताए हुए हैं, तो इन्हीं पर ही बेस्ड आपको अपना मेंस का आंसर भी एक अच्छा तैयार करना है। कोशिश करो, थोड़ा टाइम निकालो, ये जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस जो होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच के, क्वाड कंट्रीज के बीच के, तो इस पर एक अच्छा एक आंसर, या फिर इंडियन ओशियन क्षेत्र पर जो पॉलिटिक्स हम लोग को आज की डेट में देखने को मिल रही है, क्या कंसर्न है, क्या इश्यूज है, इस पर एक अच्छा आंसर आप क्रिएट करो मेंस का। और ये आज का आपका टास्क है, आपको ये चीज जो है वो करनी है, और करके आप टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस, इतनी बस बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको इस टॉपिक से रिलेटेड रखनी है गाइस। अब बात करते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन की। तो देखो, ये टॉपिक मैं आप लोगों को ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इस पर मैंने एक सेपरेट लेक्चर भी अभी, यानी कि एक सेपरेट टॉपिक का वीडियो भी कल ही के दिन जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो पब्लिश किया है। तो उस लेक्चर को या उस वीडियो को जो है वो आप देख लो। आपको सिंपली व्हाट इज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज लिखना है, और उसके आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष। जो भी सबसे पहला आपका सर्च लिस्ट में वीडियो आएगा वो अपना यही वाला होगा। चेक कर लेना अपने चैनल का ही वीडियो है कि नहीं, और बाकी तो आप मेरी आवाज से पहचान जाओगी, राइट। तो ये वाला वीडियो जो है वो एक बार जरूर देख लेना आप, क्योंकि इसमें पूरे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज से रिलेटेड मैंने A to Z कवर करवा दिया है, राइट। बाकी अभी फिर से ये टॉपिक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का न्यूज में देखने को मिला था, तो वो क्यों देखने को मिला था, तो इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि अभी हमें देखने को मिला है बीजेपी के MP PP चौधरी जो है, उन्होंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस जो है वो जारी किया है तृणमूल कांग्रेस MP महुआ मोइत्रा जी के अगेंस्ट, राइट। और ये इसलिए किया हुआ है क्योंकि मैं आपको बता भी देता हूं चलो, कि क्योंकि इन्होंने एक जज जो है उनके कंडक्ट के रिस्पेक्ट में जो है वो स्पीच दी थी। और आपको बता दें गाइस कि आर्टिकल 121 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो ये कहता है कि पार्लियामेंट के अंदर किसी भी जज जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, उनके बारे में जो है वो बातचीत नहीं की जाएगी, डिस्कशन नहीं किया जाएगा उनके कंडक्ट के बारे में, कि उन्होंने जैसे कि कोई भी उन्होंने जो भी डिसीजन लिया, जो भी जजमेंट दिया, तो उनके जजमेंट पर सवाल जो है वो पार्लियामेंट में नहीं उठाए जाएंगे, राइट, जजेस के। तो ये चीज हमें आर्टिकल 121 बताता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 121 के बारे में आपको जानना है कि आर्टिकल 121 क्या होता है। सिंपल सा फैक्ट याद में रखना कि पार्लियामेंट के अंदर किसी भी प्रकार का डिस्कशन नहीं होगा। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, वो जिस प्रकार से भी अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते हैं, उनके कंडक्ट के बारे में किसी भी प्रकार का डिस्कशन नहीं होगा, राइट। तो ये आर्टिकल 121 कहता है। तो ये बेसिकली रेस्ट्रिक्शन लगाता है पार्लियामेंट के ऊपर कि पार्लियामेंट जजेस के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकती। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी जज को रिमूव करने
को लेकर एक मोशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर हमें देखने को मिला है, तो उस समय डिस्कशन हो सकता है, बट बिना मोशन के डिस्कशन नहीं होगा। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इस चीज के बारे में। आर्टिकल 121 के बारे में अगर प्रीलिम्स में आ जाए तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना। और बाकी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार जरूर देख लेना। इसी के साथ अपना पेपर 2 फिनिश हो जाता है। पेपर 3 की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक बार चेक कर लो कि आपने लाइक का बटन हिट किया है कि नहीं। अगर नहीं किया तो अब तो कर लो, इतने सारे स्टूडेंट देखते हो यार, लाइक बहुत कम करते हो। चलो एनीवेज, सीसेट के कोर्सेज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। वैसे ही हिस्ट्री का कोर्स भी अवेलेबल है, आपकी पूरी की पूरी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरी कवर करवाई जा रही है। और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर 3 फ्री डेमो क्लासेस भी अवेलेबल करवाई गई है। अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको मिल जाएगी, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं लिंक्स वगैरह के लिए। 9713282838 ये मेरा नंबर है। ध्यान रहे इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लिंक्स चाहिए या पेड कोर्सेज के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। अब पेपर 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मेरी सहेली इनिशिएटिव, तो देखो इस टॉपिक को मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले कवर करा चुका हूं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है उन्होंने पूरे के पूरे साउथ ईस्टर्न रेलवे में महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए, महिला पैसेंजर की सिक्योरिटी के लिए, जो महिला अकेले ट्रैवल करती हैं ट्रेन में, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए ये इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया था, मेरी सहेली इनिशिएटिव, राइट। तो अब ये इनिशिएटिव को जितने भी जोन्स हम लोग को रेलवेज के, इंडियन रेलवेज के देखने को मिलते हैं, सभी जगह जो है वो इसको ओपन कर दिया गया है। अब सभी जगह पर ये मेरी सहेली इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि साउथ ईस्टर्न रेलवेज में सक्सेस होने के बाद, यानी कि सक्सेसफुल होने के बाद इस प्रोजेक्ट के हर जगह अब ये अवेलेबल कराया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये मेरी सहेली इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ये इनिशिएटिव है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। आईएनएस विराट की बात करें तो ओरिजिनली आईएनएस विराट को किस नाम से जाना जाता था, तो एचएमएस हरमीज के नाम से जाना जाता था। नवंबर 18 1959 को ब्रिटिश नेवी ने इसको शामिल किया था, राइट। और इवन मैं आपको बता दूंगा इसकी, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर हम लोग को देखने को मिलता है। आईएनएस विराट एयरक्राफ्ट कैरियर है, राइट। और इसने हिस्सा लिया था फाकलैंड आइलैंड जो युद्ध हम लोग को देखने को मिला था 1982 में, तो उस समय इसने, हमारे जो आईएनएस विराट है उसने हिस्सा लिया था, बट उस समय उसको एचएमएस हरमीज के नाम से जाना जाता था। फिर हम लोगों ने इसे 1986 में ब्रिटिशर से खरीदा और फिर उसके बाद हमने इसे नाम दिया आईएनएस विराट। और इसका जो नाम है आईएनएस विराट का, वो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, क्योंकि ये सब अब पूरी दुनिया भर में सबसे अधिक समय तक सेवारत रहने वाला हम लोग को कैरियर देखने को मिलता है, राइट। दो सब बहुत लंबे समय तक इसने जो है वो सर्व किया है आईएनएस विराट ने। तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट है आईएनएस विराट से रिलेटेड, जो थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब बात करेंगे फर्नेस ऑयल के बारे में, फर्नेस तेल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये एक फ्यूल ऑयल हम लोग को देखने को मिलता है, फर्नेस ऑयल, राइट। क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन के समय पर जो है ये इसका रेसिड्यूज जो निकलता है, तो वो ये फ्यूल ऑयल के तौर पर हमें नजर आता है। इसका उपयोग किया जाता है स्टीम बॉयलर्स में, पावर प्लांट में, शिप्स वगैरह में, इंडस्ट्रियल प्लांट्स में। कमर्शियली इसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम फ्रैक्शन के साथ इसको ब्लेंड किया जाता है, मिक्स किया जाता है, फिर इसका उपयोग किया जाता है, राइट। और इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो विस्कोसिटी और फ्लैश पॉइंट जो होता है उसको डिजायर्ड लेवल का प्रोड्यूस करने के लिए इसको दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो मिक्स किया जाता है। अब देखो इसमें फ्लैश पॉइंट क्या होता है वो मैं आपको समझाऊं। तो फ्लैश पॉइंट का मतलब जैसे कि अपन पेट्रोल जो है उसको अगर अपन रख दें, ऐसे ओपन एयर पे रख दें पेट्रोल को, तो आपको पता है कि पेट्रोल उड़ जाता है, राइट। तो वो जो लोअर पॉइंट जहां से वो उड़ना शुरू करता है, सबसे लोएस्ट पॉइंट जब से वो उड़ना शुरू करता है, राइट, तो उसको फ्लैश पॉइंट जो है वो कहा जाता है, राइट। तो इसका फ्लैश पॉइंट केरोसिन से ज्यादा है, मतलब केरोसिन को आप रखेंगे, इसको आप रखेंगे तो केरोसिन जल्दी उड़ जाएगा, ये नहीं उड़ेगा। बट आपको बता दें कि ये जो फ्यूल ऑयल है इसमें ऑर्डिनरी तौर पर केरोसिन वगैरह और इस प्रकार के जो फ्यूल है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, ये फ्यूरेंस ऑयल जो है वो एक फ्यूल ऑयल के तौर पर हम लोग को देखने को मिलता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फ्लैश पॉइंट से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में तो ध्यान में रखना, वो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कि पेट्रोल जो हवा में उड़ जाता है, राइट, तो वो सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा होता है जिससे वो उड़ना शुरू करता है, ठीक है। तो वो जो होता है वो फ्लैश पॉइंट होता है, और इसका जो फ्लैश पॉइंट है ये ज्यादा है केरोसिन से। अब बात करेंगे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना के बारे में। मखाना खाए आपने, व्हाइट कलर के वो मखाना हम लोग को देखने को मिलते हैं, बहुत मुझे तो अच्छे लगते हैं, भूंज के उसको खाओ थोड़ा सा नमक वमक डाल के, तो मजा आता है, अच्छा लगता है।
मैंने भी खाया, मैं खाता रहता हूं अक्सर, अच्छे लगता है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने इन्फॉर्म किया है लोकसभा को नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखानास के बारे में। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की नेशनल रिसर्च सेंटर है, राइट। मखाना की ये हमें देखने को मिलती है, दरभंगा बिहार में है ये, राइट। और इसको सैंक्शन किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन के द्वारा नई स्कीम के तौर पर 9 5 ईयर प्लान के दौरान। 1997 से लेकर 2002 के बीच में ये प्लान हम लोग को 9 5 ईयर का देखने को मिला था, और इसकी कंजर्वेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए मखाना क्रॉप्स के, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था। उसके बाद 10th प्लान के पीरियड में, जो 2002 से 2007 के पीरियड में हमें देखने को मिला था 10 5 ईयर प्लान, तो उस समय नेशनल रिसर्च सेंटर जो ICAR का हमें देखने को मिलता है मखाना के लिए, तो उसको मर्ज कर दिया गया था, और ये ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स जो ईस्टर्न क्षेत्र का RCER का पटना का जो हमें देखने को मिलता है, तो उसमें इसे शामिल कर दिया गया था कि इसका इस पर जितना भी जो कंट्रोल होगा वो RCER जो है वो करेगी, या कंट्रोल रखेगी इस पर, राइट। और दरभंगा की बात करेंगे तो दरभंगा पर्टिकुलरली और मिथिला इन जनरल, यहां पर सबसे ज्यादा मखाना का प्रोडक्शन होता है, राइट, हमारी पूरी कंट्री में। और इवन कितना प्रोडक्शन होता है, तो पूरे दुनिया भर में जितना मखाना का जो प्रोडक्शन होता है ना, उसका 90%, मैं अगेन रिपीट करता हूं, पूरे दुनिया भर में जितना मखाना का प्रोडक्शन होता है उसका 90%, 90% सिर्फ बिहार में होता है। मतलब पूरे दुनिया भर का 90% प्रोडक्शन बिहार करता है मखाना के मामले में। कितनी बड़ी बात है और प्राउड वाली बात है हमारे लिए। और बिहार PSC की जो तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा याद रखना। और इन जनरल भी जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे स्टेट की भी कर रहे हो, UPSC की भी कर रहे हो, तो ये वाला फैक्ट आपको पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में मखाना का कल्टीवेशन कहां कहां पर होता है, तो वेस्ट बंगाल, बिहार, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राइट। और इसके अलावा मखाना किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये वर्ड को प्रोनाउंस करना मेरे लिए डिफिकल्ट है, मैं आपको स्पेलिंग बता रहा हूं, NYMPHAEACEAE, तो ये इस फैमिली से ये बिलोंग करता है। और पूरे 12 महीनों तक ये प्लांट जो है वो उगता है, पेरिनियल प्लांट ये हमें देखने को मिलता है। रुके हुए, थमे हुए पानी पर ये उगता है, जैसे कि पॉन्ड हो गया, वेटलैंड हो गया, राइट। जैसे कि जो एरिया जिस पर कमल का फूल खिलता है ना, जिस प्रकार के एरिया पे, तो वैसे ही एरिया की इसको जरूरत पड़ती है उगने के लिए, राइट, मखाना को। तो ये वाला भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो ये चीज है जिसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए। और ये एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखो। और ये थे गाइस पूरे ओवरऑल टॉपिक। चेक कर लो कि लाइक का बटन हिट किया है कि नहीं किया, क्योंकि अब एंड हो गया, अपने लेक्चर का पूरे टॉपिक्स खत्म हो गए हैं। बाकी PDF पेड पैकेज को आपको ज्वाइन करना है, तो इसकी फीस मात्र 100 रुपीज पूरे महीने की है, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की PDF मिल जाती है, हैंडआउट नोट्स मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है PDF का आपको रिवीजन के लिए, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र और मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। इसको अगर आपको ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बीच में बता ही दिया था, जब CSET के बारे में और हिस्ट्री के बारे में थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, तो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे ही दिया है, तो उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पर आप मेरे नाम को सर्च करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिएगा, विदिन 24 आवर्स आपके पास रिप्लाई आ जाएगा, राइट। और अगर आप टेलीग्राम पर हैं, तो टेलीग्राम का अपना एक चैनल भी है, डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब अपन मिलेंगे कब? कल नहीं मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे। कल के दिन कल का दिन जो होता है वो आपका रिवीजन का डे होता है। इस दिन आपको मैं एक कंपाइलेशन लेक्चर्स प्रोवाइड कराता हूं, और कल के दिन वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अलग सेपरेट जो है वो लेक्चर आता है। और वो जो लेक्चर होता है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको आपकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए होता है, करंट अफेयर्स का लेक्चर, राइट। तो कल मिलते हैं, कल मैं तो नहीं, मतलब कल एक दूसरे टीचर आपको वो करंट अफेयर्स का लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। और बाकी मैं तो आपसे मिलूंगा मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।